हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न हिस्ट्री 360। हम बात कर रहे हैं सैंधव सभ्यता के बारे में, जिसमें हम आपको सैंधव सभ्यता की महत्वपूर्ण साइट्स जो भी हैं उनके बारे में हम आपको बता चुके हैं या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करते हैं सैंधव कला की। तो सैंधव कला के बारे में बात करें तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि वहाँ पे जो मोहरें मिली हैं उन पे किसका अंकन है या किस प्रकार की कैसा उनका आकार है, या उसका धार्मिक जीवन कैसा था इस सभ्यता का, या आर्थिक जीवन कैसा था, या सांस्कृतिक जीवन कैसा था, समाधान कैसा था वहाँ पे, वैसा मतलब किसी की डेथ हो रही है तो उसके बाद में उसको उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जा रहा है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे तो वो सैंधव कला के अंतर्गत आएगा। तो बात करते हैं पहले मोहरों की। तो मोहरें जो हैं वो अधिकतर सेल खड़ी की बनी हुई मिली हैं, जबकि अपवाद के रूप में देखें तो देसलपुर और लोथल से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। वहीं मोहरों के आकार की बात करें तो अधिकतर मोहरें जो हैं वो आयताकार और चौकोर मिली हैं, पर अगर कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा से हमें बेलनाकार मोहर मिली है, ये अपवाद है। वहीं मोहर पर अगर अंकन की बात करें कि किस का अंकन सर्वाधिक है, तो एक सरंगी बैल का अंकन सर्वाधिक है। आपने देखा होगा जो मोहनजोदाड़ो मूवी आई थी उसमें जो ऋतिक रोशन ने रोल प्ले किया है, तो उनको जो सपना आता है उसमें एक सरंगी बैल का सपना आता है उनको बार बार। तो उसी तरीके का जो एक सरंगी बैल का जो है अंकन सर्वाधिक मिला है मोहरों पर। वहीं अगर नोट पॉइंट में आप देखें तो यहाँ पे गाय, घोड़ा और ऊँट का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है। ये आपसे मैच करने को पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किस जानवर का अंकन नहीं मिला है मोहरों पर, तो गाय, घोड़ा और ऊँट का नहीं मिला है, जबकि एक सरंगी बैल का मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर पशुपति की मूर्ति का अंकन मिला है। तो पशुपति की जो मूर्ति है उसमें राइट साइड में दो जानवर हैं, बाघ और हाथी, यानी कि जो ताकतवर हैं ज़्यादा, और लेफ्ट साइड में है भैंसा और गैड़ा जो इनकी अपेक्षा इनसे कम ताकतवर हैं। वहीं नीचे इसके दो हिरन मिले हुए हैं, यानी कि कुल 6 जानवर हैं 5 प्रकार के। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाव का अंकन भी मिला है, जिसमें जैसे कि ये एक मोहर है, इस पे अंकन मिला है नाव का, जबकि लोथल से एक नाव मिली है पूरी, लोथल से एक पूरा ही मोहर मिली है जो नाव के आकार की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाव के आकार की मोहर कहाँ से मिली है, तो वो लोथल से मिली है, जबकि मोहर पर नाव का अंकन कहाँ से मिला है, तो वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसी तरह बात करें कि लिपि, यानी कि सैंधव सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, तो लेखन प्रणाली का सर्वप्रथम विकास मेसोपोटामिया के सुमेरियाई लोगों ने किया था, ऐसा माना जाता है। सुमेरियाई लिपि को क्यूरीफार्म लिपि या वर्णात्मक लिपि या कीलाक्षर लिपि भी कहते हैं, और इसमें टोटल 900 अक्षर होते हैं। सैंधव सभ्यता की लिपि को चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक, गोमुबिका और बुस्ट्रोफेदन लिपि भी कहते हैं इसको। और इसकी सर्वाधिक सैंधव लिपि का अंकन सर्वाधिक जो है वो किस पे मिलता है, मोहरों पर मिलता है। इस सैंधव लिपि में लगभग 400 अक्षर पाए जाते हैं, और ID महादेवन ने कहा है कि हमने कंप्यूटर के माध्यम से इसे पढ़ने का दावा मतलब प्रयास किया है, लेकिन ये निष्कर्षता इसको यही मानेंगे आप कि अब तक सैंधव लिपि को पढ़ा नहीं गया है। वहीं बात करें मृदभांडों की, तो मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते हैं और इसे अंग्रेजी में टेराकोटा कहा जाता है। इन मृदभांडों पर लाल या गुलाबी रंग पर काले रंग का लेप चढ़ाया जाता था। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो किसी भी धर्म के बारे में बात करें तो धर्म के मुख्य रूप से दो पक्ष होते हैं, जैसे आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष जो होता है किसी भी धर्म का, उसमें उस धर्म का दर्शन दिया होता है, यानी कि वो रहस्यवादी पक्ष होता है। और बाह्य पक्ष की बात करें तो एक क्रियात्मक पक्ष होता है, यानी कि पूजा पद्धति कैसी है उसकी, और वो हमें बाह्य पक्ष में पता चलता है। सैंधव सभ्यता के धर्म के पक्ष को जानना अभी तक संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि सैंधव लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है पूरी तरीके से क्या पढ़ा ही नहीं गया है उसको। अगर हम पढ़ लेंगे उसको तो हमें बेहतर जानकारी सैंधव सभ्यता के बारे में प्राप्त हो जाएगी, पर अब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं हड़प्पा धर्म का क्रियात्मक पक्ष। हड़प्पा धर्म का क्रियात्मक पक्ष क्या है? दार्शनिक पक्ष तो हम पता चलेगा ना जब हम उस लिपि को पढ़ लें, और लिपि हमने पढ़ी नहीं है तो हमें आंतरिक पक्ष का कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हम बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष की, जो हम देखे चीज़ों से पता करते हैं कि धर्म का स्वरूप क्या है, बाह्य स्वरूप क्या है। तो उसके बारे में बात करते हैं। हड़प्पा से मिली एक मोहर पर एक स्त्री उल्टा खड़ी है। एक मोहर मिली है जिसमें एक स्त्री का चित्र बना है और वो उल्टा खड़ी है, जिसके गर्भ यानी योनि से एक पौधा निकल रहा है, जिसे मार्शल ने पृथ्वी माता कहा है। मार्शल ने क्या कहा है? पृथ्वी माता कहा है।
वहीं हड़प्पा से प्राप्त उसी मोहर पर दूसरी तरफ हाथ में शस्त्र लिए एक व्यक्ति खड़ा है एवं स्त्री हाथ उठाए खड़ी है। ये देवी को बलि देने का प्रमाण माना जाता है। जैसे आप इसको चित्र को देखें, जैसे ये मोहर का एक भाग और ये मोहर का दूसरा भाग। तो पहले भाग पर इसमें पृथ्वी माता कहा गया है इसको, मतलब ये स्त्री खड़ी हुई है उल्टी, उसके पैर ऊपर है, सर नीचे है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो ये स्त्री के हाथ ऊपर की हुई है और इधर एक पुरुष खड़ा हुआ है और इसके हाथ में शस्त्र है, यानी कि ये बलि देने का प्रमाण माना जाता है। बलि देने की मुद्रा में दर्शाया गया है इसको। तो वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से मैके को पशुपति की मोहर मिली है, जिसे मार्शल ने रुद्र शिव कहा है। और ये पशुपति की जो मोहर है, पीछे बात कर चुके हैं कि इसके राइट साइड में 2 जानवर बाघ और हाथी, और लेफ्ट साइड में 2 जानवर गैंडा और भैंसा, और नीचे 2 हिरण बने हुए हैं, यानी कि कुल 5 प्रकार के 6 जानवर। और अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये 3 जगहों से मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की 3 साइड से, कालीबंगा, लोथल और संघोल। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, संघोल पंजाब में है। तो इन तीनों जगहों से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, जिससे यज्ञ आदि का होना सूचित होता है। मतलब हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका मतलब। तो अग्निकुंड मिला है, तो अग्निकुंड जैसे अभी हवन वगैरह कराते हैं जो लोग, तो हवन कराने के लिए अग्निकुंड बनाया जाता है। तो उसी तरीके से लोगों ने इसका आश्चर्य ये लगाया है कि वहाँ हवन यज्ञ आदि किए जाते रहे होंगे, पर इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। ये जब लिपि पढ़ी जाएगी तो ये सूचनाएं जो हैं, जो भी अब जिनको हम मानते हैं, ये बदल भी सकती हैं, पर ये जब पॉसिबल तब होगा जब हम उस लिपि को पढ़ लेंगे। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का मिलता है, जिसे उसके धार्मिक होने का और पता चलता है। जल पूजा, वृक्ष पूजा, नाग पूजा, स्वास्थ्य पूजा आदि का साक्ष्य भी मिलता है। इनके चिन्ह मिले हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी पूजा का प्रचलन रहा होगा। मंदिर का साक्ष्य कहीं नहीं मिलता। ये नोट पॉइंट आप याद रखेंगे कि मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलता है या नहीं मिलता, तो नहीं मिलता है। समाधान प्रणाली क्या है? जैसे ये आपने देखा होगा अभी वर्तमान समय में, जैसे हिंदुओं में क्या किया जाता है, दफनाया नहीं जाता, उसका दाह संस्कार किया जाता है किसी की डेथ होने पर, जबकि मुस्लिमों में क्या किया जाता है, वहाँ दफनाया जाता है उसको। इस तरीके से अलग अलग धर्मों की अलग अलग जो है अंतिम संस्कार की पद्धति होती है। वैसे ही बात करें कि सैंधव सभ्यता की समाधान पद्धति या प्रणाली क्या थी, तो उसमें जो हमें वहाँ से समाधान पद्धति के बारे में जानकारी के लिए हमें वहाँ पर जो समाधियाँ मिली हैं या जो समाधान मिले हैं, उनसे हमें पता चला है कि क्या क्या किस तरीके से वो अंतिम संस्कार करते थे। जैसे हड़प्पा से R37 तथा HR प्रकार के समाधान मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से कोई भी समाधान या कब्रिस्तान नहीं मिला। ये बात आप याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो से कोई भी समाधान या कब्रिस्तान नहीं मिला है। वहीं आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान या दाह संस्कार, तीनों विधियों का साक्ष्य मिलता है। अब साक्ष्य मिलता है सैंधव सभ्यता से प्राप्त हुआ। इससे पता चलता है कि इन तीनों प्रमाणों की विधियां सैंधव सभ्यता में प्रचलित थीं। मतलब कि अंतिम संस्कार करने की 3 विधियां थीं: आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और दाह संस्कार। आंशिक समाधान में क्या होता था कि मनुष्य के मरने के बाद उसे खुले में छोड़ दिया जाता था और जानवर वगैरह मांस आदि खा गए और बची हुई हड्डियों को अंतिम संस्कार कर दिया, उसे आंशिक समाधान कहा जाता था। वहीं पूर्ण समाधान की बात करें तो व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात पूर्ण शरीर का अंतिम संस्कार, यानी कि जमीन में गाड़ना, ये किया जाता था। इसे पूर्ण समाधान कहा जाता था। वहीं दाह संस्कार की बात करें तो इसमें व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसे अंतिम संस्कार में पूर्ण रूप से अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता था। अंतिम संस्कार के वक्त मृत व्यक्ति का सिर उत्तर में व पैर दक्षिण में होते थे। ये ज़्यादातर होता था ये, पर इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कि अपवाद है, ये कालीबंगा में क्या होता था कि इसके पैर उत्तर में होते थे और सर जो होता था वो दक्षिण में होता था। ये कालीबंगा की स्थिति है। वहीं बात करें लोथल की, तो लोथल में इसके पैर होते थे पश्चिम में और सिर होता था पूरब में। वहीं रोपड़ की बात करें तो रोपड़ में सर होता था पश्चिम में और पैर होते थे पूरब में। युगल समाधान का साक्ष्य भी मिला है हमें 2 जगह से।
कालीबंगा से 1 युगल समाधान मिला है, वहीं लोथल से 3 मिले हैं। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन में जानने के लिए हमें वहाँ के बारे में जानने के लिए हमें जो साक्ष्य मिले हैं उन्हीं पर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि लिपि तो पढ़ी नहीं गई है तो हम बहुत ज़्यादा नहीं जान सकते। पर जितना जानकारी हुई है उसके बारे में पता चला है कि सैंधव सभ्यता के लोग मुख्यतः कृषि, उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। और मिट्टी का बना हुआ हल भी प्राप्त हुआ बनावली से और बहवलपुर से। तो नहर का साक्ष्य मिला है अफगानिस्तान के सुर्तखोई से। इससे पता चलता है कि सिंचाई जो है, नहर से सिंचाई होती है खेती के लिए ही, इससे पता चलता है कि सिंचाई खेती होती होगी। धौलावीरा से जलाशय या तालाब का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेस्ती से, यहाँ से पशुपालकों का केंद्र यहाँ पे स्थित था। और सैंधव सभ्यता के लोग कुल 9 प्रकार की फसलों के बारे में जानते थे, लेकिन गन्ना नहीं जानते थे। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, गन्ना की जानकारी सैंधव सभ्यता के लोगों को थी या नहीं थी, तो आप कहेंगे कि नहीं थी। सैंधव सभ्यता की प्रगति एवं समृद्धि का कारण उसका बाह्य व्यापार था, जो सैंधव सभ्यता के पक्ष में था। इससे ये था कि हम उनको विदेशों को जो है निर्यात ज़्यादा करते थे और आयात कम करते थे, जिसकी वजह से सैंधव सभ्यता का व्यापार जो था वो पक्ष में था। तो बाह्य व्यापार जो होता था वो सैंधव सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच होता था। तो ये जो एक जगह थी बहरीन होते हुए जाते थे। तो बिचौलिया नगर कहा जाता था बहरीन को। अगर आपसे पूछ रहा है बिचौलिया नगर हाथियों का देश, सूर्योदय का देश या साफ सुथरे नगरों का देश, ये किसे कहा जाता था? बहरीन को। बहरीन के उपनाम हैं। और मेसोपोटामिया के लेखों में सैंधव सभ्यता को मिलुआ या मेलुआ कहा गया है। वहीं सैंधव सभ्यता की वस्तुएं मेसोपोटामिया में मिली हैं, लेकिन वहाँ की वस्तुएं सैंधव सभ्यता में नाम मात्र ही मिली हैं, जिससे पता चलता है कि सैंधववासी व्यापार में निर्यात अधिक और आयात कम करते थे, जिसके कारण व्यापार सैंधव वासियों के पक्ष में था। वहीं मेसोपोटामिया के शासकों के अभिलेखों से पता चलता है कि सैंधव सभ्यता को मेलुआ कहा गया तथा नाविकों का देश कहा गया है सैंधव सभ्यता को। अब बात करते हैं सैंधव सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो पतन के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रतिपादित किए हैं कि किस वजह से जो है सैंधव सभ्यता का पतन हुआ। तो उसमें बात करते हैं आर्यों का आक्रमण। इसके समर्थक किन किन ने किया है? आर.पी. चंद्रा, राम प्रसाद चंद्रा इनका पूरा नाम है, गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और मैके। इन चारों विद्वानों ने माना है कि आर्य आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। और इसका खंडन किसने किया है? तो चार्ल्स एफ डेल्स ने, रामशरण शर्मा और कनेडी महोदय, इनने तीनों ने माना है कि इसका जो पतन है वो आर्य आक्रमण से नहीं हुआ है। वहीं बाढ़ के आने से सैंधव सभ्यता का पतन हुआ, ये माना मार्शल और मैके ने। और इनके अनुसार कि मोहनजोदड़ो बाढ़ की वजह से 7 बार उजड़ा था। और आपने मोहनजोदड़ो मूवी में भी देखा होगा कि मोहनजोदड़ो का जो पतन हुआ वो बाढ़ आने से हुआ था। डैम टूट गया था और बाढ़ आई थी बहुत। और परिस्थिति असंतुलन के कारण हुआ। पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण किसने माना है? ये फेयर सर्विस ने माना है। वही मलेरिया से हुआ है, ये कनेडी महोदय ने माना है, और जबकि ये मत मान्य नहीं है। और जलवायु परिवर्तन, ये आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष ने माना है। नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ, ये जी.एफ. डेल्स ने माना है। तो इस प्रकार से हमने सैंधव सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी जितनी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है हमने काफ़ी हद तक कवर की है। तो ये रही सैंधव सभ्यता के कंप्लीट जानकारी। जैसे हमने बात करी है उसकी महत्वपूर्ण साइट्स की, आर्थिक जीवन की, धार्मिक जीवन की, सांस्कृतिक जीवन की। तो इस तरीके से हमने सैंधव सभ्यता को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी जानेंगे। और इस तरह आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लें 2-3 बार, आप अपना एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।